नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज आपको लगातार दे रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमने आपको 3 एमसीक्यूज की क्लासेस दे चुके हैं। ये चौथी क्लास है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम प्रैक्टिस करते हैं आज के हमारे कुछ नए क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर यानी रेड बेबी अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। तो ये निशान क्या दर्शाता है बताना आपको। ए स्पेलिंग की त्रुटि, बी ग्रामर त्रुटि, सी एड्रेस ब्लॉक, डी प्रिंटिंग त्रुटि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग त्रुटि। अगर लाल निशान दिख रहा है किसी वर्ड के नीचे, इसका मतलब उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, बी बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, सी इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर, और डी डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूजर यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखकर। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू की गति का मापन किस में किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए गीगाहर्ट्ज, बी डॉट पर इंच, सी विकर्णतः, डी केबी अथवा जीबी में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीपीयू की गति का मापन गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है। ऑप्शन ए है सीडी रोम, बी है फ्लॉपी, सी है ब्लू रे डिस्क और डी है रेड रे डिस्क। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित ब्लू रे डिस्क करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसका उपयोग प्रोसेस्ड जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है किसका उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए है सिस्टम बस, बी मेमोरी, सी भंडारण और डी सीपीयू। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। सीपीयू का उपयोग प्रोसेस जानकारी यानी कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनयूयूपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्रोटोकॉल, बी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, सी नेशनल यूनाइटेड यूएसएसडी प्रोटोकॉल और डी नेशनल यूनिफाइड यूएसपी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों आपने बहुत पहले देखा होगा और अभी भी शायद आप यूज़ करते होंगे, *99#। इसकी बटन को दबाकर जो ग्राहक होता है अपने मोबाइल फ़ोन से ये नंबर दबाता है और उसके बाद बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच जाता है। तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो सभी बैंक और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म में लेके आती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कैनवास क्या है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर, बी एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, सी एक वेब ब्राउज़र, डी एक सर्च इंजन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैनवास जो है एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रोफेसरों से संबंधित है और इसमें जो ऑनलाइन लर्निंग और टीचिंग को जो भी प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं उनके लिए बनाया गया था। इसके साथ ही इसमें प्रोफेसरों के ग्रेड, उनकी जानकारी, असाइनमेंट और ऑनलाइन पोस्ट करने की उन्हें सुविधा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस है, ए शेयरवेयर, बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही कंप्यूटर के अपने सभी पार्ट्स के साथ में काम करता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है। अगला प्रश्न है, सार्थक ऐप का संबंध किससे है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए कर्मचारी प्रबंधन, बी पर्यटन, सी रोजगार पोर्टल और डी कौशल विकास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्थक ऐप जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके विज्ञान और तकनीकी विभाग ने इसे विकसित किया था
और इसके माध्यम से कर्मचारियों की अटेंडेंस, एक्टिविटी, टूर, छुट्टियां, प्रोफाइल आदि को यह प्रबंधित करता था। तो याद रखेंगे, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था सार्थक ऐप और कर्मचारी प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है ए 2003, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2006 में। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2007 से इसने काम करना आरंभ किया था। यह मध्य प्रदेश की बहुत सारी सेवाएं जैसे सरकारी नौकरी, परिणाम, एडमिट कार्ड, कोई परामर्श और भी बहुत सारी नागरिक सेवाओं को प्रबंधित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चैटबॉट क्या है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए वार्तालाप अनुकरण और प्रसंस्करण करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम, बी एक रोबोट टेक्नोलॉजी जो भविष्य पर आधारित है, सी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो 2024 में लॉन्च हुआ था, और डी एक ई कॉमर्स कंपनी जो ग्राहक से ऑनलाइन संपर्क रखती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। चैटबॉट जो है वो एक वार्तालाप अनुकरण और प्रसंस्करण करने वाला एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है। यह टेक्स्ट या वॉइस इंटरेक्शन के माध्यम से लोगों के बीच में वार्तालाप की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। ऑप्शन ए आउटलुक, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी ऑर्गेनाइजर और डी एक्सेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक का नाम आउटलुक है। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए पाई चार्ट, बी बार चार्ट, सी चार्ट विज़ार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है फाइल में चार्ट बनाने के लिए, तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विज़ार्ड का उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। तो कोई भी कॉलम में जनरल वे में अगर टाइप करना हम स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट कहाँ अलाइन होते हैं बताना है। ऑप्शन ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। किसी भी कॉलम में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सारे टेक्स्ट जो होते हैं लेफ्ट अलाइन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए चिप, बी बॉक्स, सी सर्किट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीपीयू जो होता है वो एक चिप होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पेरिफेरल्स के द्वारा, बी मेमोरी के द्वारा, सी इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा और डी सीपीयू के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू से यहाँ तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस आपको गिवन है, ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट और डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। यानी सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू में कौन सा घटक होते हैं बताना है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और डी ये सभी। तो दोस्तों सीपीयू ये तीनों से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी और डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो आपको कंप्यूटर के कार्य इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए डेटा संचयन, बी डेटा संसाधन, सी डेटा निर्गमन और डी डेटा आकलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटा आकलन। लेकिन एआई के आने के बाद में कहीं कहीं हम ये भी देखने मिल रहा है कि डेटा आकलन करने में भी कंप्यूटर जो है वो सक्षम होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। ऑप्शन ए होम, बी पेज अप, सी पेज डाउन और डी एंटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेक्स्ट में अंतिम पंक्ति से आरंभ वाली पंक्ति में जाना है तो उसके लिए होम बटन दबाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
CDEC का संबंध है ऑप्शन ए कंप्यूटर से, बी टीवी से, सी टेलीमेटिक्स से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CDEC का संबंध कंप्यूटर से है। CDEC से यहाँ तात्पर्य सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है और यह पुणे में स्थित संस्थान है जो कंप्यूटर और उसके रिसर्च अनुसंधान सब पे कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो आपको यहाँ बताना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ह्यूमनवेयर और डी फर्मवेयर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, DOS का पूरा नाम क्या है। तो आपको डॉस का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए है डिस्क ऑफ सिस्टम, बी है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ जाएंगे। तो यहाँ पे डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी डॉस को आप इस रूप में भी लिखा हुआ देखते हैं। इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये डेनियल ऑफ सर्विस जो होता है ये किसी प्रकार का साइबर हमला होता है, साइबर अपराधियों द्वारा किए जाने वाला हमला होता है जिससे आपका सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो उसके लिए भी DOS का उपयोग करते हैं। तो डेनियल ऑफ सर्विस आप इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है, MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र डेटा संशोधन हेतु, बी पद्यांश टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु, सी संख्यात्मक डेटा संशोधन हेतु और डी इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड यहाँ पे पूछा है दोस्तों। MS वर्ड के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेक्स्ट डेटा जो इसमें होता है उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। एप्लीकेशन लिखना या कोई पैरा लिखना इत्यादि हम इसमें MS वर्ड में करते हैं, यानी पेज को हम क्रिएट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी समकलित परिपथ चिप्स, सी नैनो पदार्थ और डी अति संचालक। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समकलित परिपथ चिप्स, यानी जिसे आप IC के नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके उपयोग करने से जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे उनके छोटे रूप या छोटा रूपांतरण संभव हो सका है। अगला प्रश्न देखेंगे, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कंट्रोल करता है, बी यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, सी यह प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है और डी एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। तो इसमें जो असत्य है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी असत्य है। यहाँ पर इसमें दिया है यह प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा असेंबलर के बारे में जो सही बातें हैं वो हैं असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, साथ ही यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है और ऑप्शन डी दिया है एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। तो बिल्कुल ये एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है। तो बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, डिवाइस ड्राइवर क्या है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, बी विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम और डी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे। तो डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटे और विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं जो किसी ड्राइवर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो पर्टिकुलर डिवाइस जो होता है वो वर्क करना आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को कहा जाता है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, बी होल्स, सी पैचेस और डी फिक्सेस। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें पैचेस कहा जाता है। वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में जो भी नए संशोधन आते हैं तो नए संशोधन करने के लिए हमें पैचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मैटर, बी इंस्ट्रक्टर, सी कंपाइलर, डी प्रोग्राम। तो दोस्तों ऐसा सेट जो है वो प्रोग्राम में होता है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा प्रोग्राम।
अन्य देशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है वो प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है फ्रीवेयर के उदाहरण है, तो आपको फ्रीवेयर के उदाहरण देना है। ए विनजिप और लिनक्स, बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, और डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीवेयर मतलब जिसके लिए पेमेंट नहीं करते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, जो MS ऑफिस में नहीं आता है वो प्रोग्राम कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं, ए है MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी MS एक्सेस और डी वर्ड पैड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ड पैड इसमें शामिल नहीं है। MS ऑफिस के अंतर्गत आप पैकेज में देखते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, साथ में पावर पॉइंट भी आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। लेकिन वर्ड पैड की अगर बात करें तो वर्ड पैड विंडोज़ का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के रूप में होता है, इस पैकेज के रूप में नहीं आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए मॉडेम, बी कंप्यूटर पार्ट्स, सी इंटरफेस और डी बफर मेमोरी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है इंटरफेस। कंप्यूटर का डाटा का CPU से परिधि यंत्रों के अंतरण इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, ऑप्शन ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग और डी एडिटिंग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूटिंग। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए बूटिंग प्रोसेस को किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शंस का मशीन की भाषा में अनुवाद करता है, बी क्षमा चाहेंगे, बी सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है, सी यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है और डी यह अनुवाद का प्रोग्राम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है, यानी यह अनुवाद का प्रोग्राम है, ये गलत है। बाकी का सारा कंपाइलर के बारे में जो बातें बोली गई वो सही है। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शंस का मशीन की भाषा में अनुवाद कर देता है, साथ ही कंपाइलर सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करता है। इसके अलावा यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किस माध्यम से दिया जाता है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति, बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सी सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर और डी सॉफ्टवेयर लॉग। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। इस सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेने के बाद ही हम विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उसका उपयोग कर सकते हैं और एक प्रकार से हमें कानूनी अधिकार के रूप में मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मूल स्रोत के किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है, ऑप्शन ए मेश, बी बूट, सी बैकअप और डी इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि मूल स्रोत से लेकर के किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर आप कॉपी करके रख देते हैं, क्या कहलाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो बैकअप कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए MS वर्ड, बी पेज मेकर, सी 1 और 2 दोनों और डी जावा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी रिज्यूम बनाने के लिए हम MS वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और पेज मेकर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान कर देता है, तो प्रोग्राम क्या है आपको बताना है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी। यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को करने में आसानी ला देता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभों में शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपको दिया है, ए ब्रॉडबैंड हाईवे, बी बैंकों का डिजिटलीकरण, सी नौकरियों के लिए IT और डी अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आ जाएगा। ये बी जो है
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 स्तंभों में शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड हाईवे, नौकरियों के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो इसके आप 9 के 9 स्तंभ को एक बार देख लीजिएगा। इसमें नौकरियों के लिए आईटी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आता है, सभी के लिए सूचना इत्यादि के बारे में भी इसमें जानकारी दी है। साथ ही पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम भी इसमें शामिल होता है। ब्रॉडबैंड हाईवे के बारे में भी इसमें बात की गई है, इसमें भी दिया है ये। तो ये याद रखेंगे और इसे आप एक बार सर्च करके देख लेंगे, अन्यथा मैं आपको क्लास में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद हमजा, ऑप्शन नंबर बी अरहम तलसानिया, ऑप्शन नंबर सी श्री लक्ष्मी सुरेश और ऑप्शन नंबर डी है बर्नर्स ली। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे कम उम्र के डेवलपर अरहम तलसानिया को माना जाता है। और ये जो अरहम तलसानिया है अहमदाबाद के निवासी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। 6 साल की उम्र में पाइथन लैंग्वेज में इन्होंने प्रोग्राम डेवलपिंग की परीक्षा में से 1000 में से 900 मार्क्स लेकर आए थे। और पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक मोहम्मद हमजा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। तो ये याद रखेंगे, अरहम तलसानिया जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के प्रोग्राम डेवलपर माने जाते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।